नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे देश की बात करते हैं जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा। ये देश है साओ टोमे और प्रिंसिपे। सेंट्रल अफ्रीका के तट पर बसा हुआ एक छिपा हुआ खजाना। आइए इसकी बिल्कुल अनोखी कहानी को जानते हैं। चलिए, एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसी जगह हो सकती है जिसके इतिहास में कोई अपनी मूल आबादी ही ना हो? यही एक सवाल साओ टोमे और प्रिंसिपे की पूरी कहानी की नींव रखता है। और इसका जवाब काफी हैरान करने वाला है। ये जो द्वीप है, ये 15वीं सदी तक पूरी तरह से वीरान थे। मतलब कोई नहीं रहता था यहाँ, जब तक कि पुर्तगाली खोजकर्ता यहाँ नहीं पहुंच गए। सोचिए, एक ऐसी जमीन जिसका अपना कोई पुराना इतिहास ही नहीं था, और बस यही एक बात इस देश की कहानी को इतना अलग बना देती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये जगह दिखती कैसी है? देखिए, इसका भूगोल भी इसके इतिहास जितना ही नाटकीय है। चलिए, इसके ज्वालामुखीय नज़ारों और अनोखे जंगली जीवन पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ का सबसे फेमस नज़ारा है पिको काओ ग्रांडे। ये एक बहुत बड़ी नुकीली ज्वालामुखीय चट्टान है जो सीधे समुद्र से निकलकर आसमान की तरफ जाती है। ये इन द्वीपों के उबड़-खाबड़ पहाड़ी होने की पहचान है। और आपको इसके पैमाने का अंदाजा लगे, इसलिए बता दूं कि देश की सबसे ऊंची जगह पिको डी साओ टोमे लगभग 8000 फीट तक ऊंची है। ये सब उसी ज्वालामुखी की ताकत का नतीजा है जिसने इन द्वीपों को बनाया है। अब देखिए, दुनिया से इतने अलग थलग रहने का एक बहुत ही शानदार नतीजा भी हुआ है। यहाँ एक ऐसा इकोसिस्टम बन गया है जो बिल्कुल अनोखा है। यहाँ ऐसे ऐसे पक्षी हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते, जैसे कि खूबसूरत साओ टोमे आइबिस और विशालकाय जायंट सनबर्ड। तो सवाल ये उठता है कि अगर यहाँ कोई मूल निवासी था ही नहीं, तो फिर लोग आए कहाँ से? इसका जवाब छिपा है चीनी की खेती में। एक ऐसी फसल जिसने इस देश की आबादी को कह सकते हैं जबरदस्ती बनाया। इस कहानी को समझने के लिए एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, क्रियोल। ये शब्द देश के मुख्य जातीय समूह के लिए इस्तेमाल होता है। ये लोग पुर्तगाली उपनिवेशवादियों और उन अफ्रीकी गुलामों के वंशज हैं जिन्हें चीनी के बागानों में काम करने के लिए यहाँ लाया गया था। और ये आंकड़े देखिए अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। आज देश की लगभग 95% आबादी क्रियोल है। ये उस औपनिवेशिक बागान सिस्टम की सीधी विरासत है जिसने इस समाज को जन्म दिया था। तो इतिहास के इस अनोखे मेलजोल से एक बहुत ही रंगीन और जीवंत संस्कृति पैदा हुई है। चलिए देखते हैं कि यह उनकी भाषा, उनके विश्वास और सबसे दिलचस्प उनके खाने में कैसे झलकता है। यहाँ की भाषा भी यूरोपीय और अफ्रीकी प्रभावों का एक गजब का मिश्रण है। वैसे तो पुर्तगाली ऑफिशियल भाषा है, लेकिन आम जिंदगी में लोग सैंटोमीन एंड प्रिंसिपेन्स जैसी पुर्तगाली पर आधारित क्रियोल भाषाएं ही बोलते हैं। और खाने की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ के व्यंजन जैसे मंटाटा, जो कद्दू और मूंगफली का एक गाढ़ा सूप है, या फिर बारा डी पेक्से, ये सब अफ्रीकी सामग्री और पुर्तगाली खाना पकाने के तरीकों का एक बड़ा ही स्वादिष्ट संगम दिखाते हैं। अब हम इस देश के इतिहास के एक मुश्किल दौर पर नजर डालेंगे। शोषण से लेकर आज़ादी तक का एक बहुत लंबा और कठिन सफर। ये सफर सदियों लंबा था। पुर्तगालियों के आने से लेकर फिर कोको और कॉफी के उत्पादन की तरफ झुकाव, और फिर आखिर में सैकड़ों सालों के औपनिवेशिक शासन के बाद 1975 में जाकर इन्हें आज़ादी मिली। लेकिन आज़ादी के बाद भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ। जहां औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से जबरदस्ती के श्रम पर टिकी थी, वहीं आज़ादी के बाद जो समाजवादी सिस्टम आया, वो भी पूरी तरह से नाकाम रहा, और इसने देश को और भी ज्यादा गरीबी में धकेल दिया। तो ये सारी बातें हमें आज की स्थिति पर ले आती हैं। देश की आर्थिक हकीकत क्या है और भविष्य के लिए क्या उम्मीदें हैं? अच्छा, आर्थिक स्थिति का एक अंदाजा लगाने के लिए यहाँ की प्रति व्यक्ति जीडीपी लगभग $3,500 है। हाँ, जीवन स्तर में सुधार तो हो रहा है, लेकिन यह अभी भी दुनिया में सबसे कम में से एक है। तरक्की की राह में रुकावटें भी कम नहीं हैं। टूटा फूटा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्ड लोगों की कमी और ऊपर से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल, इन सब ने दशकों से विकास को रोके रखा है। लेकिन हाँ, उम्मीद की किरणें भी हैं। भविष्य की तरक्की 3 मुख्य चीजों पर टिकी है। एक तो अपनी कुदरती खूबसूरती पर आधारित टूरिज्म, दूसरा विदेशी निवेश के साथ मछली पकड़ने का कारोबार, और तीसरा
समुद्र के नीचे छिपे हुए तेल के भंडार। ये जो बात है ना कि नए-नए आज़ाद हुए देश को बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, ये एक लाइन में इनकी पूरी कहानी का सार है। आज़ादी के बाद से ही स्थिरता और समृद्धि के लिए इनका संघर्ष लगातार जारी है। ये सफ़र आसान बिल्कुल नहीं रहा है। और आखिर में हम इस सबसे बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या ये द्वीपों का स्वर्ग अपने मुश्किल अतीत के बोझ को पीछे छोड़कर अपनी जबरदस्त कुदरती खूबसूरती और क्षमता का इस्तेमाल करके एक स्थिर और समृद्ध भविष्य बना सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ वक्त ही दे सकता है।